हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में तुर्की एक बार फिर सुर्खियों में है और वहां ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। उनके बारे में दुनिया भर में कुछ भी ख्याल हो, बहुत से लोग उन्हें नई सल्तनत उस्मानिया, प्रिज्यूम्ड सल्तनत उस्मानिया का खलीफा के तौर पर देखते हैं कुछ लोग। लेकिन वहां 2023 में इलेक्शन भी होनी है और बीच बीच में कुछ ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिसमें सरकार की पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इसी सब वाकयात पर तुर्की में क्या कुछ हो रहा है उस पर जानकारी हासिल करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। असद मिर्जा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप खलीज टाइम्स के लिए एक लंबे अरसे तक काम किया है, बीबीसी के लिए, और गल्फ टुडे शारजा में भी आपके आर्टिकल छपते हैं और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जबानों में, खासतौर पर अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और बहुत ही अहम नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर आप आर्टिकल रेगुलर लिख रहे हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि तुर्की के ये ताजा हालात क्या हैं? क्या कुछ सियासी इनसिक्योरिटी है हुकूमत को? ये जो कुछ अफसरान को गिरफ्तारी की बात सामने आई है, आखिर क्या है ये वाकया? शुक्रिया अहमद काजमी साहब। इससे पहले कि मैं अभी हालिया वाकयात पर आपसे कुछ बातचीत करूं, मैं अपने नाजरीन को इस पूरे वाकये के पस मंज़र के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि तुर्की के सदर रजब एर्दोगान जो हैं, उन्हीं ने एक नए मंसूबे का ऐलान किया है कि वो बॉस्फोरस में जो है, उसके बराबर, उसके साथ-साथ उसके पैरेलल एक नई नहर जो है, जिसका नाम उन्होंने इस्तांबुल नहर दिया है, उसकी तामीर शुरू करने वाले हैं। और इसकी तुर्की में और दीगर ममालिक में बहुत ज़्यादा मुखालिफत हो रही है और इसकी कई वजूहात हैं। इस्तांबुल नहर के तामीर होने के मुखालिफत करने वालों में सबसे ज़्यादा आगे जो लोग हैं, वो माहौलियात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उसकी एक असल वजह ये है कि उनका ये कहना है कि जो ये नहर जो है, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी ओशन या बहरे रोम को जो है, जो मिलाने का एक ख्वाब जो बनाया गया जा रहा है, उसका माहौलियात पर बहुत मनफ़ी असर पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे मंसूबे के दिफ़ाई और इलाक़ाई वजूहात और दीगर भी हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं पहले अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि इस्तांबुल शहर जो है, वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ है बॉस्फोरस स्ट्रेट्स की वजह से। और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स वो एक ऐसा निहायत ही सेंसिटिव रास्ता है, जिसके ज़रिए बहरे रोम से आने वाले जहाज़ जो हैं, वो बॉस्फोरस स्ट्रेट के ज़रिए ब्लैक सी तक पहुँचते हैं और ब्लैक सी पहुँचने की वजह से वो जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं और ख़ास तौर से रूस जो है, उस तक एक रास्ता जो है, वो मुहैया कराते हैं मालबरदार जहाज़ों का, जंगी जहाज़ों का और दीगर सामान मुहैया कराने के लिए। तो ये सुएज़ कैनाल के बाद में या नहर सुएज़ के बाद में बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है हमारी दुनिया में जो है, वो तिजारती आमद-ओ-रफ़्त का एक बहुत बड़ा जो है, वो ज़रिया है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जो है, ट्रेड जो है, वो जारी रहता है। बॉस्फोरस में पिछले 50 साल के दौरान कई हादसे हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता थोड़े वक़्त के लिए बंद कर देना पड़ा। हालिया अरसे में आपने अभी पिछले गुज़िश्ता हफ़्ते में देखा ही होगा कि सुएज़ कैनाल में एक जहाज़ जो है, वो फँस गया था, जिसकी वजह से जो रास्ता है यूरोप और अफ़्रीका और एशिया के बीच में, वो बंद हो गया था और उसका जो मनफ़ी असर है, वो आलमी तिजारत के ऊपर खरबों डॉलर के नुकसान के तौर पर सामने आया। उसी तरीके से बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, वो एशिया, यूरोप और रूस के दरमियान होने वाली तिजारत के लिए एक अहम रास्ता है। और गुज़िश्ता इससे कबल माज़ी में यहाँ पर बहुत से हादसात हो चुके हैं। कभी-कभी एक मर्तबा कोई जहाज़ जो है, वो साहिल पर वाक़े किसी मकान में कोई घुस गया या कभी केमिकल से लदा हुआ कोई मालबरदार जहाज़ जो है, उसमें आग लग गई। तो इससे जो है माहौलियात पर
उसके आसपास स्टेट्स के आसपास जो मकानात हैं, जो आबादी है, उन पर बहुत मंफी असर पड़ता है। तो इस सब चीजों को खत्म करने के लिए और बॉस्फोरस स्टेट्स को उसके उसी नेचुरल स्टेट में रखने के लिए रजब एर्दोगान ने जो है एक नए मंसूबे का शुरुआत या पहल की थी, जो 2011 में हुई थी, जब वो मुल्क के वजीर आजम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है और इसके जरिए जो अभी बॉस्फोरस स्टेट है उसके बराबर से ही एक दूसरी नहर बनाने का मंसूबा जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 15 अरब डॉलर जो है वो आएगी और उसके बनने में 4 साल लग जाएंगे। इसकी लंबाई जो है वो 45 किलोमीटर के करीब है और कहीं कहीं इसकी गहराई 25 किलोमीटर तक जा रही है और इसकी चौड़ाई जो है वो 250 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक वसी है। अर्दोगान और उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं का कहना है कि जब इस्तांबुल नहर तामीर हो जाएगी तो उसमें से गुजरने वाले जहाजों की तादाद जो है वो अभी के मुकाबले में दुगनी हो जाएगी और इसके जरिए तुर्की को जो है एक रेवेन्यू का एक मजीद एक मौका मिलेगा और उनके जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तुर्की को इससे हर साल तकरीबन 2 अरब डॉलर की कमाई जो है वो वसूल होगी। अभी जो बॉस्फोरस स्ट्रेट्स से जो जहाज गुजरते हैं उनके ऊपर तुर्की या कोई दूसरा मुल्क किसी भी तरीके का कोई टैक्स या कोई चुंगी या आने जाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये जो है ये मॉन्ट्रियो कन्वेंशन के तहत में अमल में आया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तय हुआ था। उसके मुताबिक जो ब्लैक सी के आसपास में जितने भी मुल्क हैं, जिनमें कि बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की और यूक्रेन शामिल हैं, उनके जंगी जहाज़ों को बिना किसी टैक्स के बॉस्फोरस स्ट्रेट से आने जाने की इजाज़त है और इसके अलावा जो दीगर माल बरदार जहाज़ होते हैं उनसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी जो तिजारत हो रही है बॉस्फोरस स्ट्रेट्स के बीच में, वो उससे तुर्की को कोई माली फायदा नहीं पहुंचता है, जबकि इस्तांबुल नहर की तामीर होने के बाद उसके वहां से जो जहाज गुजरेंगे उनसे तुर्की जो है वो टैक्स लेगा और उसकी जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब होगी। तो रजब एर्दोगान का ये कहना है कि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इस नहर की तामीर कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि इस पूरे मंसूबे के मनफी असरात क्या होंगे। माहौलियाती माहिरीन का ये कहना है कि जो ब्लैक सी का पानी है उसमें नमक की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा है और जो बहरे रोम का जो पानी है उसमें नमक की मिकदार जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर मैं नाजरीन को एक और बात बताना चाहूंगा कि जो बॉस्फोरस स्ट्रेट्स जो है, जो कि इलाका पूरे इस्तांबुल और उसके दीगर शहरों से चल के इस्तांबुल को बहरे रोम से मिलाता है, वहां पर जो जहाज आते हैं वो जहाज जो है वो अपने आप उसमें जो कप्तान जो होता है उसको चलाने की सलाहियत नहीं रखता है, क्योंकि मरमारा सी बॉस्फोरस स्ट्रेट्स के अंदर जो है 3 तरफ से जो है वो पानी का बहाव आता है और उन तीनों बहाव का जो फोर्स है पानी का और उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। एक जो सबसे नीचे का जो पानी है वो जो कि ब्लैक सी से जो बहरे रोम से ब्लैक सी की तरफ जा रहा है, वो उसके अंदर नमक की मिकदार ज्यादा है और वो जो है वो नीचे की तरफ जो है उसकी लहरें चलती हैं। बीच में जो है मरमारा सी जो है उसकी लहरें चलती हैं और ऊपर जो है वो ब्लैक सी से बहरे रोम की तरफ जाने वाले जो पानी है उसकी लहरें चलती हैं। तो ये 3 तरफ से पानी के दबाव जो है वो जहाजों के ऊपर पड़ते हैं और जब तक आप एक माहिर किश्तीराह ना हो और आपको माहौलियात के बारे में और पानी के बहाव के बारे में और समुद्र के अंदर अपने जहाज चलाने की महारत हासिल ना हो, तब तक आप वहां पर जहाज नहीं चला सकते हैं। बड़े बड़े जहाज जो हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट्स में आते हैं तो उनको रास्ता दिखाने का काम जो है वो वहां के लोकल जो मल्लाह होते हैं वो करते हैं। वो अपनी छोटी किश्तियों या छोटे जहाजों में इन बड़े जहाजों के आगे चलते हैं और अपने पीछे चलने वाले जहाज के कप्तान को बताते रहते हैं कि उसे दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है या सीधा चलना है, क्योंकि जो
उस माहौल उस जगह के पानी के बहाव के बारे में मालूमात उनको हासिल है, वो दीगर मुल्कों के कप्तानों को या दीगर मल्लाहों को जो है वो मालूमात हासिल नहीं होती है। और इसके अलावा जो आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट्स में जो जहाज गुजरने की जो जगह है वो इतनी कम है कि ज्यादातर मालबरदार जहाजों को कई कई हफ्ते वहां पर रुककर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। तो तैयब अर्दोगान का ये कहना है कि जब इस्तांबुल नहर तामीर हो जाएगी तो ये वक्फा जो है हफ्तों की बजाय दिनों में तब्दील हो जाएगा और उसके अलावा जहाज आने जाने की तादाद बढ़ेगी और उसकी वजह से हमें जो है वो रेवेन्यू हम बहुत खातिर ख्वाह रेवेन्यू जो है वो जनरेट करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी जो सियासी हालात है उस पे आ जाइए, वो बताइए कि आखिर क्या है ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो क्या कुछ है? देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें सबसे सरे फहरिस्त जो ज़राए इब्लाग में जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें यह है कि तकरीबन 110 फौजी आला हुक्काम को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इन आला हुक्काम में जो है वो 14 एडमिरल लेवल के अफसर जो हैं वो शामिल हैं। इनमें से 10 एडमिरल्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 4 जो एडमिरल्स हैं उनको उनके ज्यादा उम्र रसीदा होने की वजह से अगले 3 दिनों के अंदर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में पहुंचने का और रिपोर्ट करने के हुक्म दिए गए हैं। तो इन जो मिलिट्री के, बहरिया के या फौज के जो आला हुक्काम हैं उन्हीं ने नहरे इस्तांबुल की तामीर की मुखालफत करते हुए एक बयान रात को पिछले हफ्ते जुमे के रोज इन्हीं ने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इससे तुर्की की सालमियत को, तुर्की की दिफाई कुव्वत और ताकत को, इन सबको एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी जो बैलेंस जो है पावर का वो रीजन में जो बरकरार है उसको वो इस नहर की तामीर के बाद से वो बिगड़ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ज़राए इब्लाग में ये बात तो बहुत सुर्खी में जरिए बताई गई कि 110 से ज्यादा फौजी हुक्काम ने किया। इसके अलावा तकरीबन 100 सिफारतकारों ने, जिसमें कि बहुत कई मुल्कों में सफीर रह चुके अफसर भी शामिल हैं, उन लोगों ने भी गुज़िश्ता हफ्ते ही एक बयान जारी किया था और इसमें उन्हीं ने नहर इस्तांबुल की जो है मुखालफत की थी उसकी तामीर करने के सिलसिले में। तो ऐसा लगता है कि ये जो मुखालफत है वो जमीनी सतह की वजह से निकल कर आ रही है, जो अवाम का जो है, क्योंकि अवाम जो इस्तांबुल के अवाम हैं वो भी नहर इस्तांबुल की तामीर की मुखालफत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये इस नहर की तामीर के जरिए जो है वो चंद खास मखसूस लोगों को उसके फवायद जो है वो हासिल होंगे। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा खतरा जो सभी के सर के ऊपर मंडरा रहा है वो किसी मुतवक्किया ज़लज़ले का है, क्योंकि जो जिस जगह पर इस्तांबुल वाक़ है वो एक जोग्राफिकल तौर पर ये बात तस्लीम की जा चुकी है कि वो एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन के ऊपर वाक़ है और किसी भी वक्त वहां पर एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। तो अवाम का खासतौर से ये मानना है कि जब आप इतनी गहराई में कोई खुदाई का काम शुरू करेंगे और तामीर का काम शुरू करेंगे और पूरा जो एक नेचुरल बैलेंस है वहां पर उसको बिगाड़ने का काम शुरू करेंगे, तो उससे हो सकता है कि इस पूरे इलाके में एक बड़ा ज़लज़ला आ जाए, जिससे कि जानी और माली नुकसान जो होगा उसका कोई अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो उसका मनफी असर होगा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस्तांबुल शहर को जो पीने का पानी मुहैया कराया जाता है वो 2 बेसिस की से मुहैया कराया जाता है, जो कि एक सिरे के ऊपर ब्लैक सी में है और एक सिरे के ऊपर जो है मरमारा सी में है। अगर आप यहाँ पर तामीर और एक बहुत बड़े डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं तो वो सब चीजें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा रजब एर्दोगान के जो सियासी मुखालिफ हैं उनका ये कहना है कि नहर इस्तांबुल के दोनों इतराफ में जो जमीनें हैं वो अभी से काम शुरू होने से पहले ही कुछ चंद कंपनियों या चंद अफराद को, जिनमें कि कई अरब मुल्कों के शयूख और शहजादे शामिल हैं, उनको भेज दी गई है ताकि वो महंगे दामों पर वहां पर बाद में तामीर कर सकें और उस पूरे इलाके को एक नए इस्तांबुल के तौर के ऊपर दुनिया के सामने लाया जाए, जिसके ऊपर की एर्दोगान का नाम हमेशा
जो है वो नस्ब रहेगा। तो हिज़्ब मुखालिफ ये नहीं चाहता है कि इस तरीके से एर्दोगान का नाम जो है वो हमेशा के लिए तारीखी तौर के ऊपर एक शहर से मंसूब हो जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि रजब एर्दोगान जो है वो एक बहुत ही बासलाहियत और एक बहुत ही आप ये कहें कि अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले रहनुमा हैं। इससे पहले भी उन्होंने 3 बड़े जो हैं तामीरी मंसूबे जो हैं अपनी क़यादत में पूरे किए हैं। उसमें सबसे बड़ा मंसूबा ये था कि इस्तांबुल का एक नया एयरपोर्ट उन्होंने तामीर कराया और अतातुर्क एयरपोर्ट जो पहले इस्तांबुल में हुआ करता था, अब उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है वो एक नया एयरपोर्ट उन्होंने महज 4 साल के अरसे में उसकी तामीर कराई और वो यूरोप का एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर उभर कर सामने आएगा। इसके अलावा उन्होंने बॉस्फोरस टनल के काम की भी शुरुआत की है और बॉस्फोरस टनल अभी तो फिलहाल तो उसके अंदर जो 4 किलोमीटर का रास्ता है वो पैदल आने जाने वालों की आवाजाही के लिए खोला गया है, लेकिन उसके जो मंसूबे हैं उसमें ये शामिल है कि ये 3 लेवल्स पर इसमें टनल में काम होगा। इसमें से 2 जो ऊपर के लेवल्स होंगे वो गाड़ियों के और दीगर सफरी रोड के लिए काम आएंगे और उसके नीचे जो है वो एक रेल लिंक जो है वो कायम किया जाएगा, जिसके जरिए रेल और मेट्रो सर्विसेज जो हैं वो दोनों जगह आ सकें। क्योंकि बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो इस्तांबुल शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है और एक जिसका कि एक हिस्सा एशिया में है और एक हिस्सा यूरोप में है। इस वजह से इसको ये भी कहा जाता है कि ये 2 बड़े आज़मों को या 2 सब कॉन्टिनेंट्स को मिलाने वाले एक जगह है। और इसके अलावा जो अब नई तामीर हो रही है इस्तांबुल शहर के अंदर वो ज़्यादातर यूरोपियन जो हिस्सा है उसकी तरफ हो रही है। तो सदर एर्दोगान का जो सारा डेवलपमेंट का काम मरकूज हो रहा है वो यूरोपियन शहर की तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो एशिया के अंदर जो इस्तांबुल शहर का हिस्सा है वहां पर आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वहां पर हम आगे तरक्याती काम जो है वो नहीं कर सकते हैं और यूरोपियन हिस्से की तरफ हमें बढ़ना ही पड़ेगा और इसके साथ साथ हम अपने आप को जो है वो यूरोप का एक हिस्सा दिखाने के अंदर भी कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, एक खास बात जो मैं समझना चाहूंगा, मैं समझता हूं हमारे जो दर्शक हैं, नाजरीन है, वो भी समझना चाहेंगे। 2016 में वहां पर एक तख्ता पलट की कोशिश हुई थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले फतहुल्लाह गुलियान का नाम लिया गया था। हुकूमत ने उन पर इल्जाम लगाया और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसको बाकायदा वहां की हुकूमत अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कहती है, जो फेटो, और उनके अखबार, उनका टेलीविजन, उनके दूसरे मुल्कों तक में जो स्कूल थे, हमारे यहां भारत में भी था, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसे पीछे हटाने के लिए पूरी हुकूमत ने पूरी कोशिश की। अभी अमेरिका में वो लीडर बाकी हैं, मौजूद हैं। क्या फतहुल्लाह गुलियान का कहीं कोई सपोर्ट है इन लोगों को जो इस इस्तांबुल नहर की मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज ये वाजे करना चाहूंगा कि जो मौजूदा टर्की है वो 1932 में अपने क़याम के बाद से अपने आप को एक सेक्युलर मुल्क के तौर के ऊपर जाहिर करता रहा है और कमाल अतातुर्क जो कि जिनको कि तुर्की का मेमार या तुर्की का फाउंडर कहा जाता है, उन्होंने हमेशा तुर्की को एक सेक्युलर मुल्क के तौर के ऊपर पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके साथ ही साथ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि फौज जो है वो तुर्की के अंदर हमेशा आप ये कहिए कि अतातुर्क की फिलॉसफी को या तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कायम रखने के लिए फौज ने हमेशा एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वैसे तो अमूमी तौर के ऊपर फौज जो है एक नॉन अलाइंड फोर्स के तौर पर वहां रहती है, लेकिन उसका ये कहना है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसकी हिफाजत करे और इसी वजह से अब तक 3 मरतबा 1960, 1971, 1980 में वहां पर फौजी बगावत हो चुकी है। और जैसे कि आपने अभी जिक्र किया 2016 का, तो 2016 तक जो है फतहुल्लाह गुलेन जो हैं वो एर्दोगान के हामियों में माने जाते थे, उनके हरीफ नहीं माने जाते थे, वो उनके साथ थे, उनकी हुकूमत में भी शामिल थे। लेकिन फतहुल्लाह गुलेन क्योंकि जिस तरीके की सियासत
तुर्की में करना चाहते थे, वो तुर्की के पूरे सेक्युलर एक सेटअप जो है उसको खत्म करके वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है उसको फरोग दे रहे थे। तो इसकी वजह से उनके और रजब एर्दोगान के ताल्लुकात जो हैं वो खराब हुए और उनकी पार्टी को एक गैर जमहूरी पार्टी के तौर पर करार देते हुए उसे बैन भी कर दिया गया। और जहां तक ये बात है कि जो अभी जनरलों ने या सिफारतकारों ने जो अपनी बयानात दिए हैं और उसमें नहर इस्तांबुल की मुखालफत की है, उनको कहीं किसी तरफ से फतहुल्लाह गुलेन की हिमायत हासिल है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो बयान ज़राए इब्लाग में आया है उसमें इन जनरलों ने भी और इन सिफारतकारों ने भी बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हम ये किसी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे रहनुमा के दबाव में आकर हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम नहर इस्तांबुल की मुखालफत तुर्की अवाम के मफादात को यकीनी बनाने के लिए कर रहे हैं कि इससे, क्योंकि इससे जब नहर इस्तांबुल तामीर हो जाएगी और वहां पे जहाज जाने लगेंगे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर तारीखी पस मंजर देखना पड़ेगा। अभी जो फिलहाल जो बॉस्फोरस स्टेट से जो जहाज, चाहे वो जंगी जहाज हो चाहे मालबरदार जहाज हो, वो 1936 में होने वाले मॉन्ट्रियो कन्वेंशन के तहत जाते हैं, जिसमें के उस कन्वेंशन के तहत में ब्लैक सी के आसपास जितने भी मुल्क हैं उन मुल्कों को तुर्की समेत अपने जंगी जहाज जो हैं वो बॉस्फोरस स्टेट से ले जाने का इजाजत है। और इसके अलावा जो जहाज बॉस्फोरस स्टेट से गुजरते हैं तुर्की उनसे किसी तरीके का महसूल या टैक्स जो है वो वसूल नहीं करता है। जबकि अभी हालिया 1-2 साल के अरसे में कई ऐसे मौके आए जब मॉन्ट्रियो कन्वेंशन की बात की गई। अभी 1.5 साल कबल रजब एर्दोगान जो है ग्रीस के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने साफ साफ ग्रीक प्रेसिडेंट पावंडोलू के सामने ये बात वाज़ेह की कि भाई अब जो पुराने माजी के जो कन्वेंशंस हैं या ट्रीटीज हैं हम उसके ऊपर नजरसानी कर सकते हैं। तो रजब एर्दोगान का ये कहना है कि नहर इस्तांबुल पर जो है वो मॉन्ट्रियो कन्वेंशन के पाबंदियां जो हैं वो आयद नहीं होंगी। तो इस वजह से मॉन्ट्रियो नहर इस्तांबुल से तुर्की जो है वो एक तरीके से आमदनी का जरिया तुर्की के लिए बन सकता है। जबकि उनके मुखालिफ जो है और जो लोग स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं उनका ये कहना है कि जब आप किसी एक आलमी कन्वेंशन या आलमी करारदाद के पाबंद हैं तो आप एकतरफा तौर के ऊपर उसको नफी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रजब एर्दोगान जिस तरीके के सियासतदान हैं उनको बहुत ही हार्ड हेडेड और सिंगल माइंडेड पॉलिटिशियन के तौर के ऊपर देखा जाता है। तो ऐसा लगता है कि जब नहर इस्तांबुल तामीर हो जाएगी और वहां पे जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी तो उस वक्त जो सूरत हाल पैदा होगी कि तुर्की जो है वो कई महाजों पर कई मुल्कों से उसकी लड़ाई शुरू हो सकती है। और ये लड़ाई जो है ये माली तौर पर ज्यादा होगी बजाय के किसी जंगी लड़ाई के। और आज के दौर में माली लड़ाई जो है वो हर मुल्क के लिए ज्यादा नुकसान और प्रॉफिट का बायस होती है और हर मुल्क ये चाहता है कि उसको कम से कम रखा जाए। तो जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं वो आने वाले वक्तों को देखकर मुखालिफत कर रहे हैं कि जबरदस्ती जो है आप एक चीज, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो कि टर्किश इकोनॉमी जो है जो उसकी हालत जो है कि वो नीचे जा रही है, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट का या इम्प्रूवमेंट की काम नहीं हो रहा है, उस एक ऐसे वक्त में आप अरबों डॉलर जो है उस चीज के ऊपर खर्च कर रहे हैं और उससे आपके हमसाये ममालिक के अलावा जो दीगर बड़ी आलमी ताकतें हैं उनको भी इतराज होगा। अभी तक जो है रजब एर्दोगान ने रूस के रवैये के ऊपर अपना कोई इज़हार ख्याल नहीं किया है कि रूस इस चीज को कैसे लेगा और रूस जो है वो इस चीज के कभी भी हक में नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा जो दूसरा एक सोच चल रही है और उस सोच के पीछे जो है वो चीन का रोल जो है वो कारफरमा है कि चीन ने एक अपना जो सिल्क रूट दोबारा से कायम करने का इरादा किया था जो कि मंगोलों के ज़माने में कायम हुआ था। तो चीन जो है वो जॉर्जिया, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान के रास्ते कैस्पियन सी तक आके फिर तुर्की आकर उस सिल्क रूट को दोबारा से शुरू करना चाहता है। और इस पूरे खेल के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो
चीन को पहुंचेगा और चीन के हलीफ ममालिक को पहुंचेगा। तो अभी बात वहां तक नहीं पहुंची है कि ये किस वजह से ये एकदम से जो नहर इस्तांबुल जो है उसका पूरा प्रोग्राम, उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है दोबारा से शुरू किया गया, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे खुद रजब अर्दोगान जो है एक जमाने में दीवाने का ख्वाब से ताबीर कर चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने बहुत ही गहराई से उन हक़ाइक़ पर रोशनी डाली कि ये आखिर इस्तांबुल नहर क्या है और क्यों बनाई जा रही है, और ख़ास तौर पर ये भी कि इस वक्त जो बसोरस स्ट्रेट है उसमें इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए तुर्की को कोई माली फायदा नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि रजब तैयब अर्दोगान अपने मुल्क की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो बात आखिर में आपने कही वो बहुत ही अहम है कि इस सब से चीन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो सिल्क रूट डेवलप करना चाहता है। चाइना अपने तरीके से उन मुल्कों के आसपास भी ज्यादा एक तरह से अपना घेरा बना रहा है जहां अमेरिका का भी असर है, वो भी एक पॉलिटिकल एंगल भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने बहुत ही गहराई से तुर्की में होने वाले वाकयात के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कादमी साहब। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि असद मिर्जा साहब बहुत ही गहराई से चीजों को जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में आपके मज़ामीन छपते हैं और हमारे लिए वक्त दे देते हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।